చంపా చెవు ముందలాగా ఏంటిది? మొత్తం బయటకని. This is the exact position. You have to hold the patient's hand in semi-prone position and you have to check for. Today we have a case of tonsillitis of a 6-year-old child who appears sick, has difficulty in breathing and throat pain since the last 1 week. On examination, swelling is visible between the anterior and posterior pillars. On ear examination, we could see that there was active effusion with mucoid discharge. On lymph node examination, we could see that the upper deep cervical lymph nodes are enlarged. How do you grade tonsillitis and what grade is this? వాపులు కాళ్ళకు కాకుండా ఇక్కడ అయినాయా? కాళ్ళకు. పాల్పేట్ ప్రెస్ 1 సెకండ్ హోల్డ్. Creps are there. That side also. లేదు మరి అంత నాట్ ప్రాబ్లం. 5 కానీ ఒకసారి అది 4 ఓపెన్. ఓకే ఏఆర్బి ఎన్ని శాతం? 80%. ఓకే. बाहर रखने की कोशिश साइड अंदर చూడు నార్మల్ 2 ఇట్ సైడ్ 2. తెలుస్తుందా? ఏమన్నా పెట్టినట్టు అర్థమవుతుందా? కింద చూడు, ఇప్పుడు కింద కింద లేదుగా. మొత్తం వదిలేసి పాల్పేట్ చేసి నువ్వు కూడా
గారిని ఫాలో అవ్వమను. ఇక్కడ చూడు, దీన్నే చూడు మళ్ళీ ఒకసారి. అవ్వట్లేదు రా. చూడు, రైట్ చూడు. ఇక్కడ చూడు. లేదు, డిఫికల్టీ ఉంది రా. థర్డ్ తెలుస్తుందా మొత్తం? ప్రొవైడ్ స్ట్రెంత్ ఉందా? స్ట్రెంత్ Epigastric tenderness you do once again. Tenderness. Epigastric tenderness. కష్టమైతే ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇట్లా? అట్లా చేయి. ఓకే, ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ చేయి. కోర్స్ ఏంటి? ఫేషియల్ నా ఫైల్స్. ఫేషియల్ నా ఫాల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. ఏమన్నా గ్లూకోజ్ పెట్టింది చేయవలసింది. అది ఉంది కదా బ్లింకింగ్. కళ్ళు దగ్గర ఉన్నాయా? ప్రమాసే కాదు. సార్ మిగతా మళ్ళీ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్ట్ మరి అంత డిఫరెంట్ సార్ మిగతా మళ్ళీ डन। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज मैं बात करूंगा ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक सो कॉल्ड एल्टर्ड सेंसोरियम। उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से कोई भी इंसान बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बात करता है, लगता है कि मतलब इसको क्या ही हो गया, पागल वागल हो गया क्या ये। तो उन कारणों में से पहला एक कारण है CVA, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। इसके अलावा ट्रॉमा, किसी वजह से उसको चोट लगी, हेड इंजरी होगी पेशेंट को, तब भी पेशेंट बड़बड़ाता रहता है, कुछ अजीबोगरीब बातें करेगा तो लगेगा कि इसको क्या ही हो गया, क्या पेशेंट पागल हो गया हमारा। और इसके अलावा अगर पेशेंट का अमोनिया बढ़ गया, सपोज पेशेंट को कई दिनों से मोशन पास नहीं हुआ था, तो वो गैस जो होती है फिर ब्रेन पे जाके असर करती है और पेशेंट एल्टर्ड हो जाता है। इसके अलावा सीजर्स में भी पेशेंट ऐसा हो जाता है कि एल्टर्ड हो जाए। और बात करें, कई बार एजिड पेशेंट रहता है तो ऑपरेशन करा के आया और क्या हुआ, एल्टर्ड हो गया, साइकोसिस में चला गया, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को फीवर आया, पेशेंट मेनिंजाइटिस में चला गया, हाइब्रिड फीवर था, और तब भी पेशेंट जो होगा एल्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेन टीवी हो गई, या फिर आफ्टर पॉइजनिंग पेशेंट ने जहर खाया और कुछ टाइम बाद देखा पेशेंट एल्टर्ड है। तो ये सारे कारण थे एल्टर्ड सेंसोरियम के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान एंड यू आर वाचिंग मेडिकोज। आज हम आ गए हैं NICU में वापस और एक बच्चा आपको दिखाने वाला हूं, न्यूबॉर्न।
9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, मतलब फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद ही पैदा हुआ है बच्चा। किस कंडीशन में है? जिस कंडीशन में बच्चा है उसको बोलते हैं बर्थ एस्फैक्सिया। इसको सांस लेने में तकलीफ है और जब ये पैदा हुआ था तो रोया भी नहीं था। हाई फ्लो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। FiO2 इसका 100% था, अभी 90% कर दिया गया है, ये देखने के लिए कि अब 90% पे ये सैचुरेशन कितना मेंटेन कर रहा है। तो सैचुरेशन की बात करें 84% आ रहा है इसका, जब FiO2 मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर हम वेंटिलेटर से 90% दे रहे हैं। इसके अलावा इसको फ्लूइड में डेक्सट्रोज 5% चल रहा है और बाकी एंटीबायोटिक्स पर है बच्चा, हायर एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। और दिखाते हैं आपको इसके सांस लेने का पैटर्न। ये देखिए इसके सांस लेने का पैटर्न बच्चे का बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे इस बच्चे का क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द मोर वीडियोस। हेलो मेडिकोज, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन पेन के बारे में। तो माइग्रेन पेन की बात करें, वैसे तो सिरदर्द जितने सारे होते हैं सब अलग अलग तरह के होते हैं। अगर खास तौर से हम बात करें माइग्रेन की, तो ये आधे सर में दर्द होता है, सिर्फ और सिर्फ आधे सर में। आगे का आधा हो सकता है, पीछे का आधा हो सकता है, फिर साइड का आधा हो सकता है, या इस साइड का भी आधा हो सकता है। और इसके कॉजेज की बात करें तो स्ट्रेस, तनाव एक कारण हो सकता है। एक्सरसाइज हैवी कर ली तो हो सकता है एग्रीवेट हो जाए, या फिर कोल्ड वेदर में जाने की वजह से कई बार लोगों को एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि लोगों को ऑरा आता है। जो लोग माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उनको पता रहता है कि आज मुझे सिर दर्द होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, और नोजिया की फीलिंग्स उनको स्टार्ट होती है और मॉडरेट टू बहुत सीवियर तक इसका पेन हो सकता है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में हम इसमें वेसोप्रेन टैबलेट दे देते हैं, या इसके अलावा माइग्रेनॉल प्लस दे सकते हैं। और बात करें इसके अलावा हम सिरसूल आदि बड़ी दे सकते हैं आयुर्वेद में। इन सारी मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो फॉलो करें और सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू। मेडिकोज पेज है आपके सामने एक क्लिनिकल केस। तो सचिन जी, आपको क्या तकलीफ है? सर, पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है कि हो रहा है? हो रहा, मतलब अभी नॉर्मल सा हो रहा है। अच्छा, और आपका कहना ये भी था कि ज्यादा भी हो रहा था सुबह? सर, तो आपने क्या खाया था? सुबह कुछ खाया था? सर, सुबह कुछ नहीं खाए थे, मतलब शाम को मोमोज खाए थे। तो सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया? नहीं। मतलब रात का खूब पेट भर के मोमो खाया? नहीं सर। तो ठीक है, इसमें हमको क्या देना रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या क्या दिया जा सकता है इस केस में। इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, किस जगह आपको पेट में दर्द हो रहा है? यहाँ पर दर्द होता है। ये दर्द हो रहा है, ये? हाँ, तो ध्यान से देखिए, इस जगह इनको दर्द हो रहा है। और जितने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, जितने भी मेडिकोज हैं, जितने मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ये बताएं कि क्यों यहाँ पर दर्द हो रहा है और क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं पेट में दर्द रहने के। और जैसे कि इन्होंने बताया, कब से दर्द है? कल से। इससे पहले नहीं हुआ? इससे पहले कोई दर्द नहीं था और कल से इनको दर्द है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और फॉलो करें डॉक्टर विवान को। मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम आपसे बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। ये एक बच्चा है पीयूष नाम का, कल शाम के टाइम ये छत से गिर गया और इसके बाद इसके सिर में चोट लगी है। बच्चा एल्टर्ड है, इसमें इसके न्यूरो के सारे ड्रग्स चल रहे हैं, इंसुलिन वगैरह, मेडिकोलिन, और इसके अलावा एंटीबायोटिक वगैरह दी जा रही है। अब देखते हैं हम इसके सिटी में इसके हमें क्या देखने को मिला। जब इसका सिटी कराया हमने, सिटी स्कैन, तो उसमें क्या देखने को मिला, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, ये देख सकते हैं आप। ऑसिपिटल और पैराइटल बोन इन्वॉल्व हो रही है इसमें, ये आपको देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर इस तरह से देखिए, ये सिटी की फिल्म है। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक्सियल हीमेटोमा देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं ये किस तरह से हीमेटोमा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के मेडिकल के और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें डॉक्टर विवान को और जानते रहें मेडिकल की नॉलेजेस के बारे में। और इस तरह से हेलो मेडिकोज, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज मैं आपसे एक सिंपल सी सीबीसी रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो नॉर्मल क्या वैल्यूज होती हैं, और हमारे पास है पेशेंट पृथ्वी सिंह। इनकी कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट क्या कहती है, सीबीसी जांच इनकी क्या कहती है, वो हम देखेंगे और समझेंगे। तो सीबीसी में जनरल चीज़ें क्या देखते हैं, एचबी जैसे हम देख रहे हैं पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है 14 से 18 ग्राम होती है एज पर दिस लैब, इस लैब के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पेशेंट का कितना आ रहा है एचबी? 11.8, जो बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टीएलसी बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है। तो हमारे इस पेशेंट की टीएलसी जो है 9100 है और नॉर्मल रेंज इनकी 4000 से 11000 है। हमारे इस पेशेंट की टीएलसी जो है नॉर्मल है। और इसके अलावा प्लेटलेट काउंट देखते हैं हम, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख है इस लैब के अकॉर्डिंग, और हमारे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है 2.49 लाख। और इसके अलावा हम आरबीसीज वगैरह पे थोड़ा फोकस करते हैं, तो देख सकते हैं ये नॉर्मल रेंज है और ये हमारे पेशेंट की आरबीसीज है। तो थैंक यू, और इसको फॉलो करें और देखते रहें डॉक्टर विवान को। हेलो मेडिकोज, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम बात करने वाले हैं नाक की एलर्जी के बारे में। नाक की बहुत सारी बीमारियों में से एक नाक की एलर्जी। तो इसके कारण की बात करें तो कारण मोस्टली जेनेटिक रहते हैं, और अगर क्रोनिक है डिजीज तो वायरल इन्फेक्शन होता है, और क्रोनिक के अलावा एक्यूट कॉजेज में हमें बैक्टीरियल देखने को मिलता है, और कई बार क्रोनिक बैक्टीरियल भी होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स आते हैं नाक बंद रहना, छींके बहुत ज्यादा आना, सिर भारी भारी सा लगना, या फिर माइल्ड फीवर बना रहना। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो मैंने एलोपैथी में ट्रीटमेंट बताया था, जैसे साइनोसाइटिस में ट्रीटमेंट करते हैं, सिमिलर वैसा ही रहता है। बात करें आयुर्वेद की, अगर क्रोनिक केसेस होते हैं तो इसमें अच्छा रिजल्ट जो है आयुर्वेद से आता है। तो उसमें हम क्या देते हैं, अणु तेल दे देते हैं 3 ड्रॉप नाइट में सोते टाइम, और इसके अलावा तुलसी पंचांग दे देते हैं 20 ml सुबह शाम इक्वल वाटर से। इसके अलावा लक्ष्मी प्लास्टर्स TDS में दे देते हैं। ये ट्रीटमेंट देने से क्रोनिक केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो और मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर विवान और मैं बात करने वाला हूं आपसे नाक की एलर्जी के बारे में। तो नाक की एलर्जी आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका एक कारण पोल्यूशन है। आपको हर तीसरा इंसान, चौथा इंसान इस तरह का मिल जाएगा कि बताएगा कि मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब आपको डे टू डे लाइफ में आपको ऐसा मिलेगा कि लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं एलर्जी के, छींकें आना, नाक बंद रहना। तो मैं अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं कि इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट है क्या, तो ट्रीटमेंट एलोपैथी में तो एक्यूट केसेस अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन क्रोनिक केसेस के लिए बात करें तो हमको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें बहुत अच्छा देसी गाय का घी हमको 3 ड्रॉप्स, 3 से 5 ड्रॉप बढ़ाते जाना है धीरे धीरे करके। तो दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल के सोना है रात में, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन रहता है तो उसके लिए हम लक्ष्मी प्लास्टर्स से लवंग आदि बट्टी दे देते हैं, तुलसी पंचांग दे देते हैं इन आयुर्वेदा। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 3 से 6 महीने में नाक की एलर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू गाइस। मेडिकोज पेज है आपके सामने एक क्लिनिकल केस। तो सचिन जी, आपको क्या तकलीफ है? सर पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है कि हो रहा है? हो रहा, मतलब अभी नॉर्मल सा हो रहा है। अच्छा, और आपका कहना ये भी था कि ज्यादा भी हो रहा था सुबह? सर तो आपने क्या खाया था? सुबह कुछ खाया था? सर सुबह कुछ नहीं खाए थे, मतलब शाम को मोमोज खाए थे। तो सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया? नहीं। मतलब रात का खूब पेट भर के मोमो खाया? तो ठीक है, इसमें हमको क्या देना रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या क्या दिया जा सकता है इस केस में। इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, किस जगह आपको पेट में दर्द हो रहा है? यहाँ पर दर्द होता है। ये दर्द हो रहा है, ये? हाँ, तो ध्यान से देखिए, इस जगह इनको दर्द हो रहा है। और जितने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, जितने भी मेडिकोज हैं, जितने मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ये बताएं कि क्यों यहाँ पर दर्द हो रहा है और क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं पेट में दर्द रहने के। और जैसे कि इन्होंने बताया, कब से दर्द है? कल से। इससे पहले नहीं हुआ? इससे पहले कोई दर्द नहीं था और कल से इनको दर्द है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और फॉलो करें डॉक्टर विवान को। आज एक दुर्लभ बीमारी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप इस बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा। जैसे पहले इस टाइप से पैर ऊंचे करता है, हाथ जमीन पे टेकता है, फिर एंकल पे टेकता है, फिर घुटने पे टेकता है, फिर खड़ा हो रहा है। इसको खड़े होने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ये अभी 8-9 साल का है और इससे खड़ा होना, उठना बैठना बंद हो गया है। चलता है तो थोड़ी एडी ऊंची रखता है, और देखो बिल्कुल खड़े होने में ज्यादा समस्या आ रही है इसको। इस बीमारी, ये खाली लड़कों में होती है बीमारी, और इन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी
30 से 35 साल मैक्सिमम होती है। ये बीमारी जेनेटिक्स होती है, आनुवंशिक बीमारी होती है और खाली लड़कों में होती है, एक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो फीमेल्स के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं तो रेयर चांस होकर उनके अंदर होए, लेकिन मेल के अंदर ये जीन अगर ट्रांसफर होती है तो डेफिनेटली ये बीमारी होती है। और इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जो कुल्ले के आसपास की मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है। इस साइन का नाम क्या है? इस साइन का नाम है गोवर साइन। अब आप इस बीमारी का नाम बताइए मेरे को। और इसका स्टिल ट्रीटमेंट अब्सेंट है, मतलब स्टेरॉइड के अलावा कोई सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आंगुलियों में सूजन रहती है यहाँ पे? अंगूठा में कर दोगे? 8 दुखे? और इधर आठों दुखे? आठों दुखे? कोई दुखे? और नीचे पग में? एकला दुखे? पूरा शरीर ही दुख रहा है? अगला ही दुखे? कमी तो ये मैं रिपोर्ट में ज्यादा आवे तारे, रिपोर्ट में गठिया भाई बतावे। आंगुलियों में सूजन रहती है यहाँ पे? अंगूठा में कर दोगे? 8 दुखे? और इधर आठों दुखे? आठों दुखे? कोई दुखे? और नीचे पग में? एकला दुखे? पूरा शरीर ही दुख रहा है? अगला ही दुखे? कमी तो ये मैं रिपोर्ट में ज्यादा आवे तारे, रिपोर्ट में गठिया भाई बतावे। आज एक क्लिनिकल सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये नी रिफ्लेक्स है, हाइपर रिफ्लेक्स है, ये एग्जागरेटेड रिफ्लेक्स है। मैं हैमर से जैसे ही मार रहा हूँ तो नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है वो इतना झटके नहीं मारता है, इसमें जैसे ही मैं मार रहा हूँ तो एकदम झटका मार रहा है। तो ये एक साइन है कि अपर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है इनको। तो ये 45 ईयर ओल्ड मेल है, मेरे पास आए थे। साल भर इनकी पहले चोट लगी थी, साल भर पहले हाइट से गिरे थे तो गर्दन में चोट आई थी, स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है उसमें चोट आई थी। अब ये कंप्लेन है इनकी कि पैरों में झटके लगते हैं, ऐसे चलते हैं तब, या फिर कमजोरी महसूस होती है, हाथों में और पैरों में कमजोरी महसूस होती है, लेटरिंग पेशाब में दिक्कत आती है। तो ये समस्या थी इनकी। तो मैंने बैठा के इनको चेक किया, नी रिफ्लेक्स हाइपर था। ये क्लोनस चेक कर रहा हूं मैं। क्लोनस में क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के एक बार झटका देते हैं तो पंजा ऐसे 3-4 बार ऐसे झटके खाता है। ये स्पास्टिसिटी चेक कर रहा हूं मैं। ये क्लास्प नाइफ टाइप की इनके स्पास्टिसिटी थी। जो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है उनमें फ्लेसिडिटी रहती है, जो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है उसके अंदर स्पास्टिसिटी रहती है। तो दोनों पैरों के अंदर इनको थोड़ी टाइटनेस महसूस हो रही थी, वो पॉजिटिव था इसके अंदर साइन। इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है उसमें बेबेंस की साइन भी पॉजिटिव होता है। ये जो रिफ्लेक्स है ये एंकल रिफ्लेक्स है, एंकल रिफ्लेक्स भी इनमें पॉजिटिव था, हाइपर रिफ्लेक्स था। नॉर्मली इतने अपन को विजिबल नहीं होता है कि हल्का सा महसूस होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली विजिबल था। बेबेंस की साइन भी पॉजिटिव था, ये भी अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज का होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर क्या होता है कि अपने मस्तिष्क या फिर स्पाइनल कोर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन, और जो स्पाइनल कोर्ड के बाद की पेरिफेरल नर्व है उसमें अंदर कोई चोट आती है तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन की होती है। नमस्कार, आज भी मैं बताता हूँ एक केस के बारे में। मेरी ओपीडी के अंदर एक अटेंडेंट आए थे, उसके साथ में जो इनको दिक्कत है, इनके चेहरे में ये दिक्कत है कि इनको 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर खोपड़ी में चोट आई थी। सीटी स्कैन के अंदर दिमाग के अंदर खून जमा हुआ बताया गया था, लेकिन बाद में जैसे 15-20 दिन बाद में इनको महसूस हुआ कि एक साइड का चेहरा इनका कमजोर है। चेहरे का जैसे आधा पार्ट है इधर इधर का साइड का ये कमजोर है, उनको मुंह से हवा भरते हैं तो एक साइड से ऐसे हवा बाहर निकल जाती है, और आंख बीसते हैं तो आंख पूरी नहीं बीसती है, और खाना खाते हैं तो भी चेहरे में एक साइड से कमजोर महसूस
होता है इनको, जैसे हंसते हैं तो चेहरा एक साइड ऐसे एक साइड में खिंच जाता है। तो ये कौन सी नाड़ी की वजह से होता है, क्या होता है, और ये स्ट्रोक के मरीजों में भी होता है, और कुछ एक्टर्स को और क्रिकेटर्स को भी ये समस्या थी पहले। और ये किस कारण से होता है मेरे को कमेंट के अंदर बताइए। कौन सी नाड़ी होती है, कौन सी नस होती है जो यहाँ पे सप्लाई करती है, जिसमें कहीं दब जाने से या फिर स्ट्रोक की वजह से उसकी सप्लाई चल जाती है तो ये समस्या आती है। एक साइड से चेहरा कमजोर होने का, हंसने के टाइम दूसरी साइड खींचने का, हवा निकलने का, ये किस में होता है। इस एक्सरे को देख के आप बता सकते हैं कहीं फ्रैक्चर है। ये घुटने का एक्सरे है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर है। जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ पे फ्रैक्चर है, साथ में टिबियल स्पाइन का अवल्जन है और फिबुला का भी फ्रैक्चर है। ये एपी व्यू है, और जो साइड में दूसरा व्यू है ये लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू के अंदर भी देख सकते हैं फ्रैक्चर की पूरी लाइन है। ये अनस्टेबल टाइप का फ्रैक्चर है, इसमें प्लेट लगाने का या प्लास्टर करने का। प्लास्टर करते हैं तो अपन 2-2.5 महीने प्लास्टर रखते हैं तो उसमें हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन 2-2.5 महीने अगर प्लास्टर रखते हैं तो नी स्टिफ हो जाता है। तो स्टिफनेस को अवॉइड करने के लिए टाइम से सर्जरी करवा लेते हैं। बेहोशी की दवा देके स्पाइनल के अंदर ये सर्जरी होती है। सर्जरी बहुत ही छोटे चीरे के साथ में होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना चीरा ऊपर लगा, बाद में थोड़ा सा नीचे। तो 15 दिन बाद में हमने आज इनके टांके निकाल दिए, एकदम मरीज स्वस्थ है बिल्कुल, और अंगुलियां चलाई तो अंगुलियां भी बराबर चल रही है, घुटना भी मुड़ गया। 15 दिन में इतना इंप्रूवमेंट होना बहुत ही अच्छी बात है। साथ में हमने इनको चलाना भी शुरू कर दिया, पार्शियल वेट बियर बोलते हैं इसको, वॉकर के साथ में ये चलना शुरू कर देंगे। ये अभी 30-32 साल के मरीज है और यंग पेशेंट के अंदर स्टिफ नहीं हो जाता है, वो बहुत बड़ी समस्या का कारण हो। बताओ यहाँ पे क्या प्रोसीजर हो रहा है। एक लेडी है जो 60 साल के हैं, वो लेटे हुए हैं, उसमें से कुछ एस्पिरेट कर रहे हैं। मैं जैसे किडनी ट्रे में देख सकते हो इस टाइप का फ्लूइड एस्पिरेट किया। ये माताजी 60 साल के हैं, मेरे पास ओपीडी में आए थे, तो इनसे चला भी नहीं पा रहा था, तो मैंने इनका एमआरआई करवाया। एमआरआई में आप देख सकते हैं L3 to L5 लेवल पे लेफ्ट साइड के अंदर कलेक्शन दिख रहा है, व्हाइट टाइप का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ा सा जो कलेक्शन दिख रहा है व्हाइट। ये मैंने इसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि इनके हस्बैंड को टीबी की बीमारी है, और इनकी भी पास्ट में कैंसर की हिस्ट्री थी और रेडियोथेरेपी वगैरह लगी थी। तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है टीबी होए, तो एस्पिरेट करा इस फ्लूइड को। तो आप देख सकते हैं लगभग एक किडनी ट्रे भर के, मतलब 500 ml फ्लूइड पूरा एस्पिरेट हुआ। एस्पिरेट मतलब ये मेरे सस्पेक्ट किया कि भाई 100 सेप्सिस हो सकती है। टीबी के अंदर क्या होता है कि जब टीबी आगे की स्टेज में जाती है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होता है, पस टाइप का, तो ये 100 मसल्स के पीछे इकट्ठा होता है, तो इसको 100 सेप्सिस बोलते हैं। तो जैसे ही फ्लूइड एस्पिरेट किया माता जी को काफी ज्यादा आराम मिल गया था। अब जो एक्सरे देख रहे हैं ये 8 साल की लड़की का एक्सरे है। इसके 7-8 दिन पहले चोट लगी थी, तो उसके बाद में कोहनी पे सूजन आ गई थी। तो आप इस एक्सरे को देख के क्या बता सकते हैं इसमें कहीं फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो इसमें इसके 8 दिन पहले चोट आई थी, कोहनी पे सूजन आ गई थी, इन्होंने पट्टी की थी घर पे, लेकिन आराम नहीं मिला। 7 दिन बाद में तो मेरे पास आए तो एक्सरे करवाया। एक्सरे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेटरल कॉन्डाइल है ह्यूमरस का, उसका फ्रैक्चर हो रखा है, वो टुकड़ा रोटेट हो गया है। उसके अंदर एक्सटेंसर मसल्स होती है, मांसपेशियां अपनी उंगलियों को चलाने वाली, वो मांसपेशियां यहाँ पे जुड़ी रहती है, तो मांसपेशियों का पुल पड़ रहा है, तो वो फ्रेगमेंट टूटने के बाद में रोटेट हो गया है। तो अगर ये रोटेशन होता है या फिर 2 mm से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, टुकड़ा दूर रहता है, तो उसमें अपन के सही जगह बिठा के, ज्यादातर इस केस में ओपन करना पड़ता है अपन को, चीरा लगा के इस टुकड़े को देख के सही जगह बिठा के फिर वायर से फिक्स करते हैं। नहीं तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये टुकड़ा ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिनों में दर्द चला जाता है। लेकिन जब बच्चा 10, 12, 15 साल का होता है तो हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और ये टुकड़ा बाद में कभी जुड़ता भी नहीं है। इसके नॉन यूनियन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक्सटेंसर मसल का पुल होता है इस पे। चलो आज मैं कमर की एमआरआई देखना सिखाता हूँ। घर परिवार में हर दूसरे आदमी की कमर दुखती है और वो सोचता है कि एमआरआई करवा लेते हैं, उसमें पता लग जाएगा। तो अपनी कमर के अंदर 30 से 32 मणके रखे होते हैं, उन हर 2 मणकों के बीच में डिस्क होती है। तो आप इसमें देख रहे हैं L3, L4 और L4, L5 जो डिस्क है वो काली पड़ गई है, साथ में वो हल्की सी पीछे खिसक गई है। उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट पे कंप्रेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से पैरों में झंझनाहट रहना, सुन्नापन रहना, कमर में दर्द रहना, ये सब होता है। चलो आज एक चीज बताता हूँ मैं। अपने घुटने के अंदर 2 धागे होते हैं, एक ACL होता है, दूसरा PCL। जो ये टेस्ट मैं कर रहा हूँ, इस टेस्ट का नाम होता है लेचमैन टेस्ट। इसमें ऊपर वाली हड्डी को पकड़ लेते हैं, नीचे वाली को पकड़ लेते हैं, फिर आगे पीछे करके देखते हैं, उसमें अपन को मूवमेंट महसूस होती है, लचक महसूस होती है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये दूसरा टेस्ट है, ये वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट है, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को देखने का। इसमें दोनों धागे टियर थे, एक ACL अभी चढ़ी हुई है ना, चढ़ी हुई है, दर्द हो रहा है इसमें। अब आ गए ना वापस जगह पे, अभी चली गई पीछे, ठीक है, वापस आगे आ जाएगी। हाँ ये आ गई, अभी आ गया, अभी कहाँ है, अच्छा ये वाली अरे ये वाली है ना। अब इसको पीछे करो, उंगली से दही पीछे गई है ना, ठीक है। तो आज का हड्डी का ज्ञान ये है कि जो आप एक्सरे देख रहे हैं इसमें कहीं फ्रैक्चर लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको। पहली बात तो ये है कि इसमें एक फ्रैक्चर है ना, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है।
जो कि पिछले 2 महीने पुराना है। ये इसकी खास बात है कि 2 महीने पुराना है। मरीज देसी इलाज करवाया इसने, लेकिन एक्सरे करवाया 2-2.5 महीने बाद में, तो अभी भी हड्डी जुड़ी हुई नहीं है। तो हमने सर्जरी की सलाह दी इनको। तो ओपन करने में पता लगा कि इसके बीच में कुछ मांसपेशियां फंसी हुई है, मांस फंसा हुआ है, उसकी वजह से हड्डी जुड़नी स्टार्ट ही नहीं हुई अभी। अपने शरीर की हड्डियां 2 तरह की होती है, एक कोर्टिकल बोन होती है, एक कैंसिलस बोन होती है। जो कैंसिलस बोन होती है वो जल्दी जुड़ती है, कोर्टिकल बोन होती है उसमें यूनियन जल्दी नहीं आता जब तक कि प्रॉपर रिडक्शन नहीं आता है। तो हमने इसमें ओपन करके जो भी मांस बीच में फंसा हुआ था, सॉफ्ट टिश्यू बीच में फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला और हड्डी को एकदम एक लाइन में अलाइनमेंट करके उसके बाद में अपने शरीर की दूसरी जगह से हड्डी निकाली, मावा बोलते हैं जिसको, अपन बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, वो निकाल के यहाँ पे डाला और प्लेट लगाई, फिर एकदम रेडी हो गई है, एकदम प्लेट वगैरह लगा के ठीक कर दिया इसको। थैंक यू। कब से है ये? 6 साल हो गए। पहले ऑपरेशन करवाया था? हाँ सर, वो मैंने मिला था। कहाँ से करवाया था? जयपुर से। जयपुर से करवाया था। वो भी फ्री कराया था। पानी निकलवाया था नेडल डाल के? हाँ सर, 3 सुई डाली। 3 सुई डाली थी। फिर भी वापस हो गई? हाँ सर, 2 महीने के बाद वापस। 2 महीने बाद में? हाँ। इसमें क्या होता है, कलाई के ऊपर धागे होते हैं, ये जो अंगुलियों को सीधा करने वाले, मोड़ने वाले धागे होते हैं ना, इनके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, तो वो एक थैला टाइप का हो जाता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है। अपन सुई डालते हैं तो खाली सुई एक जगह पंक्चर करती है उसको, जैसे ही सुई बाहर आती है वो वापस बंद हो जाता है और वापस पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी क्या करना पड़ेगा, छोटा सा चीरा देके इसको पूरा ही जड़ से निकालना पड़ेगा, फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों हाथों में ही है कि एक में ही? दूसरा वाला हाथ रेडी रहते हैं, ये एक में है। चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा चीरा लग के निकल जाएगा। ठीक है। आज ओपीडी में एक 60 साल के बाबा जी आए, जो 1-1.5 साल पहले उनके फ्रैक्चर हुआ था कुल्ले के पास, उसकी वजह से सियाटिक नर्व पाल्सी हो गई थी। जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड का इनका पैर है, उसको पंजा जो है ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो उसकी वजह से पैर नीचे ही लटका हुआ रहता है और घुटने से उनको ऊपर उठाना पड़ता है। इसको सियाटिक नर्व पाल्सी बोलते हैं। फुट ड्रॉप होता है इसकी वजह से, जो पंजे वाली नसें होती हैं उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो कट जाती है, वो बराबर से काम नहीं कर पाती, तो पंजा फिर ऊपर नहीं उठता है। इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिस्री खान। मिस्री खान, कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर। रायपुर के। आपके क्या थी हाथ में दिक्कत? यहाँ पे कैंसर की गांठ थी हैं? हाँ, वो कब से थी? पिछले साल भर से थी? साल भर से थी। तो उसका हमने ऑपरेशन किया, वो कैंसर की गांठ हटा दी और फिर इधर से हड्डी को इधर लाके यहाँ पे प्लेट लगाया। इसमें कलाई के पास में जो डिस्टल रेडियस है उसमें जीसीटी थी, जॉइंट सेल ट्यूमर, उसको हमने निकाल के सिंगल बोन फोरआर्म सर्जरी करी, उसके बाद में प्लेट लगाई। तो अभी ऑपरेशन को 3-4 महीने हो गए। कैसा लग रहा है अभी ऑपरेशन? सक्सेसफुल है बिल्कुल? हाँ, अंगुली मुट्ठी विंचो खोलो, कोई समस्या नहीं? वजन वगैरह उठा लेते हो 3-4 किलो बराबर? ऑपरेशन कहाँ पे हुआ? बीलाल हॉस्पिटल में। कौन से डॉक्टर साहब ने करा? हाँ, रेडी रेट है अभी, कोई समस्या नहीं? खुश हो इलाज से? कोई तरह की समस्या नहीं? ऐसे करो पूरा। ठीक है, ठीक। मतलब कि कैंसर का अच्छे से इलाज हो गया आपके? दर्द तो नहीं करता ज्यादा? ठीक है, ओके। दोस्तों, ये जैसे कि मरीज की आप एमआरआई देख सकते हैं, ये सिजाइटल सेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं L4, L5 और L5S1 पे जो डिस्क है वो पीछे की तरफ निकल चुकी है और नाड़ी पे दबाव डाल रही है। इसमें क्या होता है, मरीज को कमर के नीचे फुल भयंकर दर्द, सनसनाहट रहना, सुन्नापन आना,
करंट की तरह झटके आना, ये सब होता है। जब तक नाड़ी पे दबाव रहता है ये सिम्टम आते रहते हैं। इसका परमानेंट इलाज होता है एमआरआई से जांच करवा के, जहां पे नाड़ी दब रही है वहां पे दूरबीन से सर्जरी करके जो टुकड़ा दबाव डाल रहा है उसको बाहर निकलवा लो, पूरा आराम बिल्कुल 100%। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस एक्सरे के अंदर देख सकते हैं, ये एंकल का एक्सरे है। एंकल का मोटिस व्यू और लेटरल व्यू है। मोटिस व्यू के अंदर आप देख सकते हैं टेलस और जो टिबिया है उसका आर्टिकुलर सरफेस है बिल्कुल इरोडेड हो गया है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो गई और जॉइंट के चारों तरफ छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट बन गए हैं। लेटरल व्यू के अंदर भी देखोगे तो आप टेलस है वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई है और उसकी आर्टिकुलर सब सरफेस जैसे एंकल जॉइंट वाली हो गई, जो सब आर्टिकुलर जॉइंट है वो बिल्कुल इरोडेड हो गया है और टेलस का एवियन हो गया है। एवियन को देखने के लिए एमआरआई की जांच करवानी होती है। हालांकि इसमें एमआरआई की इंडिकेशन हो सकती है, बट एक्सरे के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल जो टेलस है वो खराब हो गई और जॉइंट भी खराब हो गया। तो ऐसे मरीजों को परमानेंट एंकल का जो जॉइंट होता है उसमें दर्द होता है, उसका इलाज ये होता है कि अपन इस जो जॉइंट है इसको फ्यूज कर दें। तो इसमें हमने जैसे इसको फ्यूज किया, जो टिबियो टेलर कैल्केनियल जो रोड होता है वो डालना होता है, उससे ये फ्यूज हो जाता है। तो हम अगले एक्सरे में आपको ये बताएंगे। थैंक यू। ये है एंकल का अर्थराइटिस, साथ में सब आर्टिकुलर। जिन लोगों को घुटनों में ज्यादा दर्द होता है उनको घुटने का एक्सरे करवाना चाहिए। जो डॉक्टर होते हैं वो एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में देख सकते हैं आपकी घुटने के जॉइंट की जो स्पेस होती है, जहाँ पे मेनिस्कस होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, वो बिल्कुल घिस गई है। घुटने के अंदर जो ग्रीस कम होना है वो बोलते हैं, वो वाली बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। जैसे इस एक्सरे में आप देख सकते हैं जो मीडियल जॉइंट लाइन है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। लेटरल वाली अभी मेंटेन है बट मीडियल वाली बिल्कुल कम हो गई है। और साथ में पटेलोफिमोरल जो जॉइंट है उसका भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ये सीवियर पेनफुल कंडीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मरीज को सलाह दी जाती है कि कुर्सी पे बैठे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज लें, उकड़ू नहीं बैठें या क्रॉस लेग नहीं बैठें। ये इसमें प्रिकॉशन होते हैं। जब तक आप टेबलेट खा सकते हैं टेबलेट खाएं, नहीं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है जिसमें बिल्कुल आराम मिल जाता है। थैंक यू। ये में दर्द है? बॉडी में ग्रीस नहीं है। ऑपरेशन की सलाह देंगे। दोस्तों ये हमारे एक मरीज हैं, ये 12 साल के हैं। इनको जब ये 4 साल के थे तब घुटने के नीचे चोट लगी, उसके बाद में यहाँ पे रस्सी पड़ गई और जैसे जैसे ये चलना शुरू किया आगे ये पैर इतना बेंड हो गया, ये ऐसे सांप की तरह पूरा घुटने के नीचे से बेंड हो गया और पैर छोटा भी हो गया, 4-5 सेंटीमीटर पैर छोटा था। तो हमने इनकी सर्जरी के लिए बताया कि भाई इसको हम सीधा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत जगह इधर उधर राजस्थान के मल्टीपल हॉस्पिटल में घूमे लेकिन कहीं ठीक करने का कोई उपाय नहीं मिला। लेकिन फिर जो ऐसे पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं उनमें इलिजारो की सर्जरी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये घुटने के नीचे इस टाइप की मशीन लगाई, ये ऑपरेशन के अगले दिन की फोटो है जिसके अंदर हमने 3 रिंगे और रोड टाइप की लगा दी। जो ये ऊपर की आप रोड देख रहे हैं, इनके इन नट्टों को धीरे धीरे घुमाया जाता है तो पैर जैसे जैसे ये नट इनके बीच में यहाँ जगह चौड़ी होगी तो पैर सीधा हो जाएगा।
ये देख सकते हो आप, 1 महीने जैसे जैसे नटों को सीधा किया मरीज ने तो ये पैर बिल्कुल सीधा हो गया। ये यहाँ से जैसे इन रोडों को अपन ने घुमाया, धीरे धीरे नट घुमाए थे तो एकदम सीधा हो गया। यहाँ पे हिंज लग, ये बीच में कुछ रोडों को चेंज करना पड़ा।